हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको जो है 1 मिनट मेरी बात सुननी होगी। आप में से बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने जो है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि मैम आप जो है कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाली थी। तो मैंने एक स्टोरी पोस्ट की थी जहाँ पे जो है मैंने कहा था कि नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगी, कुछ दिन की बात है, नोट्स आ जाएंगे। प्लस जो है प्लानिंग जो चल रही थी मैंने वहाँ पे बताया नहीं था। मैंने कहा था मैं पिछले वीडियोस में जो है बताना चाहती थी लेकिन भूल गई, अगले वीडियोस में बता दूंगी। एंड मैंने जो है जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं लास्ट 3 to 4 उसमें मैंने बताया नहीं है। तो अब जो है वो प्लानिंग क्या थी मैं अब बताती हूँ। तो वो प्लानिंग थी आपके मॉक टेस्ट के रिलेटेड। तो हमने जो है ये प्लान किया है कि आपकी जो है एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जो है हमें कंडक्ट करवानी है। कोई चार्जेस नहीं लेने वाले हैं हम, आपके प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए हम जो ये कंडक्ट करवा रहे हैं। एंड दूसरा जो है आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हो। ऐप पे मैं लिंक दे देती हूँ। सिर्फ आपको क्या करना होगा, आप जो है ऐप डाउनलोड कर लोगे प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना नंबर इनपुट करना होगा, ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद जो है जैसे ही ऐप आप ओपन करोगे तो टेस्टेस कहाँ दोगे, तो वहाँ पे आपको एक बैचेस का ऑप्शन दिखेगा। तो बैचेस में जाने के बाद प्लस पे क्लिक करना, वहाँ पे जो है आप कोड डाल देना। मैं कोड भी दे देती हूँ, वहाँ पे लिख देना CSEET बैच। तो आप जो है टेस्ट्स को एक्सेस कर दोगे। लेकिन उसके लिए कोड डालने के बाद आपको 5 to 6 आवर्स लगेंगे हमें जो है आपको बैच में ऐड करने के लिए। अगर आपको जो है 5 to 6 आवर्स के बाद हमने ऐड नहीं किया है तो आप अपना नंबर सेंड कर देना या हमें रिमाइंड करा देना, हम आपको ऐड कर देंगे। ऑल्सो गाइस, ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये सभी बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो वही टेस्ट दे सकते हैं। नहीं, आप सभी जो है टेस्ट दे सकते हो। तो ऐसा जो है मन से बात निकाल लेना कि CSEET का बैच कोड डालने के लिए कहा है, मतलब हमें जो है कुछ चार्जेस पे करनी होगी एंड ऑल। कुछ चार्जेस आपको नहीं पे करनी है। अगर आपको प्रोसीजर नहीं समझ में आता है टेस्ट देने का तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी, क्योंकि बहुत से बच्चों को ना ऐप इंस्टॉल करने में जो है एंड प्रोसीजर समझने में प्रॉब्लम होती है। हालांकि ये ऐप का जो है प्रोसीजर इंस्टॉल करना एंड टेस्ट देना बहुत ही सिंपल है। अगर आपको नहीं समझता है तो आप कमेंट करना, मैं जो है नेक्स्ट वीडियो पूरा ऐप का आपको डेमो दे दूंगी। अब आती है हमारी मेन बात। तो एक जो है ना इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत ही इजी सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से, यहाँ पे बच्चों की कहीं ना कहीं वीकनेस बनती जा रही है। एंड एक CSEET क्लियर करने के रास्ते में बिजनेस इकोनॉमिक्स बच्चों को जो है रुकावट लग रहा है। हालांकि गाइज ये रुकावट नहीं है, तो आप जो है इसको क्लियर कर सकते हो। आप जो है कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो करके इसको आराम से क्लियर कर सकते हैं एंड बहुत ही अच्छी मार्क्स भी आ सकती है। तो आप इकोनॉमिक्स स्टार्ट कैसे करें और कितने दिनों में कंप्लीट करें। सबसे पहले गाइज आप जो है एक प्लान बना लो कि मुझे जो है इकोनॉमिक्स 7 to 8 डेज़ में कंप्लीट करनी है। तो आप जो है 7 to 8 डेज़ में जो है इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर सकते हो। मैं 7 to 8 डेज़ बोल रही हूँ, तब जाके आप जो है 10 to 12 डेज़ में कंप्लीट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आएगा, मुझे पता है कि अच्छा ठीक है 7 to 8 डेज़ में तो हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन कितने आवर्स दे इकोनॉमिक्स को। तो गाइज 3 to 4 आवर्स भी आप देते हो तो भी इनफ है। तो अब नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज़ नीडेड इन इकोनॉमिक्स, हाउ टू स्टडी इट। तो गाइज यहाँ पे जो है ना इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। वो टेस्ट कर रहा है आपकी इकोनॉमिक्स में क्या नॉलेज है। ओके, एंड यहाँ पे आपके पास एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको जो है ना MCQ टिक करने, जो कि बहुत ही बच्चों के लिए एडवांटेज है, लेकिन जिनको जो इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आता है उनके लिए डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि अगर जो है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता तो आप जो है उनको अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी शो कर सकते थे, आप जो है पूरा आंसर लिख सकते थे। बट यहाँ पे आपको जो है सिर्फ टिक करना है। तो वहाँ पे एक जो है बहुत से बच्चों के लिए मुश्किल बात है, क्योंकि हर एक बच्चा जो है MCQ ज़रूरी नहीं है वो सही सॉल्व करेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो गाइज आपको जो है इस डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदलना है। कैसे बदलना है, आपको जो है ना टॉपिक्स को इन डेप्थ रीड करना होगा। अब आप कहोगे मैम हमारे पास टाइम नहीं है इन डेप्थ रीड करने का। गाइज मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन 3 to 4 आवर्स तो निकाल ही सकते हो ना। अब आप कहोगे मैम 3 to 4 आवर्स अगर हम निकालेंगे तो बाकी सब्जेक्ट को जो है हम कितना टाइम देंगे, फिर सिर्फ इकोनॉमिक्स को ही पकड़ के बैठे तो बाकी सब्जेक्ट कब करें। तो गाइज आप 3 to 4 आवर्स नहीं निकालो, 2 आवर्स निकालो। 2 आवर्स तो इनफ है। एंड कहीं ना कहीं आप में से बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने 12th दिया हुआ है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जिन्होंने LLB किया हुआ है, बहुत से बच्चे मास्टर्स के हैं, CA इंटर के भी है, CA फाउंडेशन के भी है। तो आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स कवर करना गाइस बड़ी बात नहीं है। इवन अगर आप जो इकोनॉमिक्स आपको नहीं समझता है ना तो भी आप कवर कर सकते हो। तो इकोनॉमिक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको इकोनॉमिक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको डराना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, डज क्वेश्चन कम फ्रॉम आउट ऑफ सिलेबस। तो गाइज एक्चुअली ना जैसे लास्ट अटेम्प्ट में बच्चे कह रहे हैं अगस्त के कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। तो गाइज
आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस कौन से आए थे, स्कीम्स के रिलेटेड आए थे, जो कि स्कीम्स आपके जो है गाइस चैप्टर 5 और 6 में दिए हुए हैं। तो वो जो है ना, चैप्टर 5 की बात करें तो बहुत से बच्चों ने चैप्टर 5 कहीं ना कहीं स्किप किया हुआ था, क्योंकि डेटा बहुत है। तो इसके वजह से बहुत से बच्चों ने कहा कि क्वेश्चंस जो है बाहर से आए थे। हाँ, कुछ जो स्कीम्स जैसे मुझे भी पता चली वो स्टडी मटेरियल में नहीं थी, तो यहाँ पे मैं उनकी बात को एग्री करती हूँ। तो आप जो है स्कीम्स के लिए जो है मैं कहूँगी जितनी भी स्कीम्स है इकोनॉमिक, आप उसके लिए रीड कर लो। एंड वो जो स्कीम्स के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे ना आउट ऑफ सिलेबस, हार्डली 8 to 10 मार्क्स के आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे। बाकी जो है ना स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चन आए थे, सिर्फ जो लैंग्वेज थी वो चेंज थी। ओके तो स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर से आते हैं। जो स्कीम्स है ना वो भी आपके चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में दिए हुए हैं। तो आप ऐसे मत सोचो पूरा पेपर आउट ऑफ सिलेबस आने वाला है, नहीं, पूरा पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं आने वाला है। जो स्कीम्स थी वो भी कहीं ना कहीं चैप्टर से ही रिलेटेड थी। उसके बाद नेक्स्ट है, डज दे आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स पार्ट, यानी कि जो डेटा दिए हुए हैं, क्योंकि ट्रिलियंस बिलियंस मिलियंस में जो है इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दी हुई है। कहीं ना कहीं ईयर याद करना आसान होता है, नेम्स याद करना भी आसान है कुछ हद तक, लेकिन जो है बिलियंस में इंफॉर्मेशन याद करनी है, हमें मिलियंस में इंफॉर्मेशन याद करनी है, वो कहीं ना कहीं मुश्किल है। जो कि जो है चैप्टर 7 में देखे तो बहुत है, चैप्टर 7 आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का है। देन उसके बाद चैप्टर 5 में भी बहुत है, चैप्टर 4 में भी बहुत है। चैप्टर 4 में जो है म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस एंड स्पेशली बैंकिंग के पार्ट में बहुत है। तो गाइज ये जो क्वेश्चंस थे ना, मैंने जो है बच्चों से पूछा था, एंड कहीं ना कहीं मेरे सिस्टर ने भी जो एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने उससे पूछा था कि स्टैटिस्टिक्स का आया, डेटा पूछा उन्होंने, कुछ ईयर पूछा, तो उसको जितना याद था उसने मुझे बताया कि नहीं, उन्होंने जो है ना मैचअप्स पूछ लिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं। देन उसके बाद जो है अगर जो है डिमांड हमारा जो है इंक्रीज़ होता है तो डिमांड कब कौन से साइड शिफ्ट होगा, ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। देन उसने जो है बताया था कि नेशनल इनकम के रिलेटेड उन्होंने जो है क्वेश्चन पूछे कि डज नेशनल इनकम शो द रियल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे। बट डेटा के लिए उसने बताया कि डेटा के लिए जो है ना हार्डली 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे थे, यानी कि 5 मार्क्स के हार्डली। एंड कहीं ना कहीं बहुत से बच्चों ने भी यही कहा कि उन्होंने कंसेप्ट टेस्ट किए, लैंग्वेज जो है चेंज थी, उन्होंने जो है कंसेप्ट टेस्ट किए एंड लैंग्वेज जो है इनडायरेक्ट थी, बट डेटा के रिलेटेड इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे। तो गाइज डेटा को इग्नोर करो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, मैं कहूँगी। उसके बाद नेक्स्ट है, डू दे चेंज द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, ये बात सही है, जो लैंग्वेज है क्वेश्चंस की आप एक्सपेक्ट करो कि आपको जो है चेंज मिलेगी। आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि जैसे स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है लाइन टू लाइन वैसे ही आएगा, नहीं। वो जो आपका कंसेप्ट टेस्ट कर रहा है तो उन्होंने जो है इसके वजह से लैंग्वेज चेंज कर दी है। अगर सेम ही देना होता तो फिर तो क्लियर करना आसान होता ना। तो उनको जो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट करनी है, तो इसके लिए वो कैसे टेस्ट कर रहे हैं, लैंग्वेज जो है क्वेश्चंस की चेंज करके। तो ऐसे भी मत सोचो कि हाई फाई लैंग्वेज है, नहीं, सिंपल ही लैंग्वेज है। बट हाँ, जैसे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, जैसे बच्चों ने एक्सपेक्ट किया था, जैसे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेम स्टडी मटेरियल का एग्जैक्ट लाइन्स आएंगी, एग्जैक्ट लाइन्स नहीं आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है, विच चैप्टर टू फोकस ऑन। ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज आपको जो है ना आपका प्राइम फोकस कौन से चैप्टर्स पे होना चाहिए। तो आपका जो है ना प्राइम फोकस, अगर इकोनॉमिक्स में हम बात करें, मैं आपको पार्ट्स भी बता देती हूँ। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। अब ये जो चैप्टर्स हैं इनको स्किप नहीं करना। आप कहोगे मैम पूरा तो हो गया कवर, और क्या बता रहे हो, टॉपिक्स भी बताती हूँ। चैप्टर 1 में जो है कुछ भी स्किप मत करना, चैप्टर 2 में भी कुछ भी मत करना। स्पेशली फॉर्मूलाज की तो मैं कहूँगी डेली प्रैक्टिस करो, ओके। एंड इनकम मेथड, देन प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये जो है आप समझो क्या है, क्योंकि ये जो है इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। तो आपको जो है मेथड्स पे ध्यान देना है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ इनकम पे ध्यान देना है, नेशनल इनकम की क्या टाइप्स होती है, देन रियल इनकम क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, प्राइवेट इनकम क्या है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूलाज देखनी है गाइज, आप ना फॉर्मूलाज को समझो, लर्न मत करो, ठीक है। आप जो है देखो प्राइवेट इनकम में क्या लेस होता है, ठीक है। एंड प्राइवेट इनकम में हम क्या हमारी सेविंग्स को लेस करते हैं, क्या हम सब्सिडीज़ को लेस करते हैं, क्या हम टैक्सेस को ऐड करते हैं, ऐसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आप देखो, जब आप समझोगे ना फॉर्मूलाज को तो फिर आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो चैप्टर 3 की बात आती है, तो गाइस चैप्टर 3 आपको पूरा करना है। चैप्टर 3 में जो है आपको बजट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है एंड डेटा नहीं है। स्टार्टिंग का पेज देख के 10 लाइन देख के डर मत जाना, डेटा जो है ज़्यादा नहीं दी हुई है।
अब अगर चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 पूरा बजट बेस्ड है। उसमें जो है कैपिटल अकाउंट क्या होता है, रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका पब्लिक फ़ंड क्या होता है, आपका कॉन्टीजेंट फ़ंड क्या होता है, कॉन्टीजेंट फ़ंड के लिए कितना अमाउंट जो है हमें रिजर्व रखना होता है, यानी कि 500 करोड़ रिजर्व रखना होता है। एंड उसके बाद जो है उसमें से जो है उन्होंने जो है फिस्कल डेफिसिट का भी टॉपिक दे दिया है, तो ये सब आपको समझना होगा, ओके। एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो ऐसे सब उन्होंने जो है आपको टॉपिक्स दिए हुए। ये टॉपिक समझना आसान है गाइस, और स्टार्टिंग के पेज की डेटा देख के डर मत जाना, वो सिर्फ जो है 10 लाइंस की डेटा है, बाकी पूरा जो है उसमें कंसेप्ट है। तो बजट चैप्टर का कहीं ना कहीं डेटा जो है याद रखना आसान है, क्योंकि इसके रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप जो है बजट चैप्टर का जो वो 10 लाइन है वो बाद में करना, पहले कंसेप्ट पे ध्यान देना। उसके बाद जो है गाइस आपको पेज नंबर आई थिंक 49 होगा, मुझे याद नहीं होते आपके पेज नंबर, वही प्रॉब्लम है। तो फिस्कल डेफिसिट जहाँ पे आपका एंड होता है उसके बाद एक ग्रीन कलर की टेबल दी हुई है, ओके। सो वो टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जाम्पल दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ओके। सो उसको समझ लो, चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चैप्टर 4। अब गाइज चैप्टर 4 में मैं आपको बताती हूँ क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। हालांकि आपको करना सभी है, बट कौन से पेजेस पे आप ज़्यादा फोकस करोगे, कौन से टॉपिक्स पे, वो मैं बताती हूँ। तो चैप्टर 4 की अगर बात आती है तो चैप्टर 4 सबसे पहले गाइज आपको ना ये दिया हुआ है, ओवरव्यू दिया हुआ है 52 एंड 53 पेज पे। अगर मैं पेजेस में मिस्टेक करूँ तो उसके लिए रियली सॉरी। तो 52 एंड 53 पेज में यहाँ पे मैं ओपन ही कर देती हूँ, सो दैट मैं मिस्टेक नहीं करूँ, बट मुझे पता है तभी मैं मिस्टेक करूँगी। 52 एंड 53 जो पेज है उसमें ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट दिया है। तो गाइज एक बार रीड कर लो, बट डेटा के पार्ट को इग्नोर करना। एंड चाहो तो ये आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट मैं कहूँगी रीड करो, डेटा को इग्नोर करो। यहाँ पे जो है ओवरव्यू देख लो कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। उस म्यूचुअल फंड के 5 फेजेस दिए हुए हैं, तो उसमें ईयर दिए हुए, फर्स्ट फेज़ का ये ईयर है, सेकंड फेज़ का ये ईयर है। तो वो याद रखना, मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना, क्योंकि उसके रिलेटेड एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी जो मिलियंस एंड बिलियंस की इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको इग्नोर करो। तो म्यूचुअल फंड समझना भी क्या है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने फेजेस के लिए ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है आप। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर 61 पेज पे दिया हुआ है, 61 टू 63 पेज। गाइज यहाँ पे भी जो है अगर आपसे ईयर याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो छोड़ दो। इंश्योरेंस सेक्टर क्या है, ओके, कैसे वर्क करता है, इस पे ध्यान दो। उसके बाद आपको जो है ना चैप्टर 4 अगर आप जो है पढ़ने बैठो तो गाइज स्टार्ट कभी भी ये स्टार्टिंग से मत करना, स्टार्टिंग के वजह से। चैप्टर 4 स्पेशली आप जो है शेयर्स वाला पार्ट स्टार्ट करना है, या प्रेफरेंस शेयर्स या वेंचर कैपिटल, वो पीछे जो स्कीम दी हुई है कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टिंग है। एंड उसके बाद जो है या बैंकिंग पार्ट से स्टार्ट करना, ओके। कोऑपरेटिव बैंक्स, देन लोन बैंक्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक्स क्या है, या शेयर्स के पार्ट से ही स्टार्ट करो जहाँ से कैपिटल मार्केट का पार्ट स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये आप चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अदरवाइज ये जो चैप्टर है ना बड़ा बोरिंग लगेगा आपको, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है। आप कहोगे डेटा ही तो पढ़ रहा हूँ, बट कंसेप्ट है, डेटा को इग्नोर करना, ओके। उसके बाद जो है बैंकिंग का भी जो पार्ट है गाइज, टाइप्स ऑफ बैंक्स दिए हुए, बहुत ही ज़्यादा बैंक्स है, आपको समझना है कौन सी बैंक क्या काम करती है, ओके। सो इतना याद रखना। बाकी जो है उसके बाद इस चैप्टर में कुछ दिया हुआ है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। कंसेप्ट समझना वो क्या वर्क करती है। एंड ईयर याद होता है, अच्छी बात है, नहीं याद होता है इग्नोर करो, कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो। उसके बाद चैप्टर 5 की बात आती है, तो गाइस चैप्टर 5 भी जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब गाइस चैप्टर 5 में आपको जो है पेज नंबर जो है दिया हुआ है 89, ओके, ये आपको कवर करना है। उसके बाद जो है 91 पेज नंबर है, 92 पेज नंबर है, ये पेज नंबर इंपॉर्टेंट है, आपको इसको कवर करना है। उसके बाद जो है 93 पेज नंबर है, उसको भी कवर करो। लास्ट में जो टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको हम कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसको तो इग्नोर मत करना। बाकी जो है आप इग्नोर कर सकते हो, बट मैं कहूँगी चैप्टर 5 में डेटा बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, आप जो है डेटा को इग्नोर करो, बट जहाँ जहाँ पे आपको स्कीम्स दिखे उसको इग्नोर मत करना। स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको जो है, मुझे पेज नंबर अभी यहाँ पे याद नहीं है, आपको जो है दिया हुआ है स्कीम्स जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा गया है। देन संपदा, ओके। देन उसके बाद जो है उसके बाद एक और स्कीम है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, स्कीम ऑन एक्सपोर्ट इंडियन सर्विसेज, ये स्कीम है, स्कीम ऑन
एक्सपोर्ट इंडियन सर्विसेज, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। देन उसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये भी चैप्टर 5 में, तो ढूंढोगे तो मिलेगा। तो इसके लिए चैप्टर 5 को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसीलिए मैंने पेजेस मेंशन किए 89, 91, 92, 93 एंड 94 भी। तो इस पेजेस पे आपको बहुत ही ज़्यादा स्कीम्स मिलेगी, बिल्कुल इग्नोर मत करना। मैं जो है ना इन डेप्थ वीडियो और अच्छे से बनाऊंगी, जहाँ पे जो है आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन से टॉपिक्स जो आपको करने हैं। बट मुझे लगता है ये वीडियो के बाद नीड फुलफिल हो जाएगी, मुझे ज़रूरत लगती नहीं है, बट देखते हैं जैसे आपका रिस्पॉन्स आया। एंड चैप्टर 6 की बात आती है तो गाइस चैप्टर 6 में कुछ भी इग्नोर मत करना। स्पेशली जो है आपको 3 to 4 स्कीम्स दिए हुए, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, तो इन स्कीम्स को बिल्कुल इग्नोर मत करना। एंड कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट दिया हुआ है, स्कीम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट। एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट को एक बार रीड कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा, तो स्कीम्स पे ज़्यादा ध्यान देना। उसके बाद जो है चैप्टर 7 की बात आती है तो गाइस चैप्टर 7 जो है सबसे ज़्यादा जो है मैं कहूँगी बोरिंग चैप्टर है। क्यों बोरिंग है? क्योंकि स्टार्टिंग के 2 पेज आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, वो जो है ऐसा है कि ट्रेलर तो बहुत अच्छा लग रहा है बट पिक्चर जो है बड़ी बकवास निकली। तो बाकी के जो पेजेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। क्यों बोरिंग है? क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा डेटा दिया हुआ है ना, तो कितना लर्न करेंगे हम, पॉसिबल नहीं है। तो आप चाहो ना तो चैप्टर 7 को जहाँ से डेटा का पार्ट स्टार्ट होता है इग्नोर कर लो, इग्नोर स्किप ही कर लो, क्योंकि होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस चैप्टर को छोड़ के बाकी जो यहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ध्यान दो। चैप्टर 7 में मुझे लगता नहीं है जहाँ से डेटा का पार्ट स्टार्ट होता है वहाँ पे आपको नीड है। उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 मैं कहूँगी मोस्ट इजी चैप्टर है, क्योंकि कुछ नहीं है, आप जो है एक रीडिंग में उसको समझ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सेबी क्या होता है, आरबीआई क्या होता है, एमसीए क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर्स का भी पार्ट कवर हो रहा है। ओके, सो चैप्टर 8 को जो है स्किप मत करना कि कौन सी स्कीम्स कवर करनी है। तो सबसे पहले आपको जो है ना प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, अगर इकोनॉमिक्स में चैप्टर 5 में मिलती है ठीक है, नहीं मिलती है इसके ऊपर रिसर्च करना। उसके बाद संपदा चैप्टर 5 में मिल जाएगी। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ओके, देन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एंड उसके बाद स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इनको जो है बिल्कुल इग्नोर मत करना। अब उसके बाद लास्ट सवाल आता है, शुड वी डू एमसीक्यू प्रैक्टिस? तो गाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। बट यहाँ पे जो है मैं एक बात फिर से ऐड करूँगी जो कि मैंने लास्ट के वीडियो में भी कहा था, अगर आप डिस्करेज हो जाते हो तो बिल्कुल एमसीक्यू प्रैक्टिस सॉल्व नहीं करना। तो गाइज अगर आप डिस्करेज होते हो ना तो एमसीक्यू प्रैक्टिस सॉल्व नहीं करना। मैं अगर आप जो है टेस्ट्स देने से भी जो है डिस्करेज होते हो, हमने जो टेस्ट अपलोड किया है वो भी जो है आप टेस्ट्स देने से भी डिस्करेज होते हो, बिल्कुल टेस्ट मत देना। क्योंकि जो है जिस चीज़ से आपको इस टाइम पे मोटिवेशन हो रही हो वो करो, ओके। सो आपको डिस्करेज नहीं होना है। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो एंड कुछ एमसीक्यू आपके गलत आ जाते हैं एंड आपको जो है उससे हड़बड़ाहट नहीं होती है, घबराहट नहीं होती है कि अरे बाप रे मैं फेल हो जाऊँगा, फिर एमसीक्यू सॉल्व करो। वरना जो है आपके 1-2 एमसीक्यू गलत हो जाते हैं ना, मुझे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि मैम अब तो मैं फेल ही हो जाऊँगा, मेरे एमसीक्यूज़ गलत आ रहे हैं। तो गाइज़ अगर आपको टेंशन ना हो, स्ट्रेस नहीं होते हो, तो ही एमसीक्यू सॉल्व करो, ओके। एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ जाए उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छा। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है उसके पहले एमसीक्यू सॉल्व करोगे, ये तो वही बात हो गई फिर कि आप रट्टा मारने वाले काम कर रहे हो, तो ऐसे काम नहीं करो। सो आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। बाय गाइस, टेक केयर।